सभी को नमस्कार। हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित एजुसेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ाई रेवाड़ी आज आपके सामने कक्षा 10वीं के इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के भाग 3 को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदु: पहला, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। दूसरा बिंदु है इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तीसरा मुख्य बिंदु है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, जर्मनी में राष्ट्रवाद के उत्थान और एकीकरण की प्रक्रिया को समझना। हमारा दूसरा उद्देश्य है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को जानना। और इस भाग का तीसरा उद्देश्य है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के मॉडल की जानकारी हासिल करना। प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको निम्न बातों का ज्ञान अवश्य होगा ताकि इस भाग को आप आसानी से समझ सकें। जैसे राष्ट्रवाद के अर्थ को आप जानते होंगे, इसी तरह यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के उत्थान व प्रसार को आपने समझ लिया होगा। और तीसरी बात जो आपको जाननी ज़रूरी है वह है राष्ट्र या नेशन के प्रमुख तत्वों का ज्ञान होना। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारे इस भाग के मुख्य बिंदु को। हमारा मुख्य बिंदु है जर्मनी और इटली का निर्माण, और इस बिंदु के अंतर्गत हमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पहला बिंदु है जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, यूरोप के मानचित्र पर आप जर्मनी को देखिए। हम इस बिंदु में जानेंगे कि क्या सेना राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने भाग 2 में पढ़ा कि 1848 में फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने का प्रयास उदारवादियों के द्वारा किया गया था, लेकिन राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर इस पहल को दबा दिया, जिसमें प्रसा के बड़े भूस्वामियों, जिनको जुंकर्स भी कहा जाता था, का भी समर्थन था। और इसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकरण किया। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया, और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। हमारे इस वीडियो के दूसरे भाग का मुख्य बिंदु है इटली का एकीकरण। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इटली के मानचित्र पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं
कि जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांड में एक इतावली राजघराने का शासन था, जबकि उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग शासन के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। यहाँ तक कि इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय स्वरूप ही मौजूद थे। एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए सबसे पहले एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास 1830 के दशक में जेसुपे मैज़िनी ने किया था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं 1830 से 1848 के बीच क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से यह प्रयास विफल हो गया था। क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता के बाद इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई कावूर, जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। एक चतुर कूटनीतिक संधि के द्वारा पिडमांड सार्डिनिया, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, ने 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को इटली से भगा दिया या खदेड़ दिया। इटली के एक अन्य देशभक्त जूसेप्पे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे थे। इस प्रकार 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया और उसके बाद अंतिम रूप से इटली का एकीकरण 1871 में जर्मनी के साथ ही वर्साई के शीश महल में किया गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का तीसरा बिंदु है ब्रिटेन की अजीब दास्तान, जिसमें हमें देखना है कि इंग्लैंड में किस प्रकार राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श स्थापित हुआ। ब्रिटेन की यह प्रक्रिया कोई क्रांति या उथल पुथल का परिणाम न होकर एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। उसकी जगह पर 4 द्वीप समूह थे, जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इन सभी की अपनी अलग पहचान थी, अलग इनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड की धन दौलत और अहमियत और उसकी सत्ता में बढ़ोतरी होती गई, वैसे वैसे इसने बाकी तीनों द्वीपों पर अपना अधिकार जमा लिया। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस प्रकार इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ।
इस प्रकार इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव जमता चला गया। इसी प्रकार 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी रहा आंग्ल संस्कृति का प्रभाव। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, पाठ के तीनों भागों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आइए एक बार पुनः पाठ के मुख्य बिंदुओं की दोहराई करते हैं। हमने पहले भाग में पढ़ा है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का उत्थान और एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार रही। दूसरा बिंदु जो हमने पढ़ा है कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण कौन कौन से थे और इसमें किस किस की भूमिका रही थी। और तीसरा बिंदु रहा है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का मॉडल किस प्रकार विकसित हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के विस्तार पूर्वक अध्ययन करने और मुख्य बिंदुओं की दोहराई करने के बाद आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको समझना है और समझकर अपने हिसाब से उनको हल करने का प्रयास करना है। आपके लिए पहला प्रश्न है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद का उत्थान और एकीकरण किस प्रकार हुआ। आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण जर्मनी के बिना संभव नहीं था, कैसे। और तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद या राष्ट्र मॉडल अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न था।